सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे चैनल पे, कुछ ज़रूरी काम में बिज़ी थे। तो आज काफ़ी फ्री टाइम हमें मिला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो टॉपिक है कि डेयरी फार्म में जो मेन लॉस का मुद्दा होता है कि लॉस कहाँ पर होता है और क्यों होता है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है अगर उसमें लॉस होगा तो आपका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तक कोई भी लॉस को सस्टेन नहीं कर सकता, चाहे आपका अपना घर का पैसा लगा हो, चाहे बैंक का पैसा लगा हो। लॉस तो लॉस होता है, उसको हमें हर हाल में अवॉइड करना होता है। तो डेयरी फार्मिंग में फ्रेंड्स क्या होता है, हम स्टार्टिंग से बात करेंगे और आप भी बल्कि अपनी वो शेयर करना, हमारे साथ कमेंट करना कि इनमें से क्या किसी स्टेज के ऊपर जाके आपको भी लॉस हुआ है कि नहीं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जब हम डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला जो एक चीज़ है जो किसान देखता है कि एनिमल कहाँ से परचेज़ करें। और सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है, जो हमने देखा है फील्ड में घूम के, वो इसी जगह पर होता है कि जब कोई भी फार्मर एनिमल परचेज़ करने के लिए निकलता है तो उसके पास क्या होती है, दो चॉइस होती हैं। या तो वो हीफर्स परचेज़ करता है, प्रेग्नेंट बछड़ियाँ परचेज़ करता है, या फिर वो परचेज़ करता है बड़ी गाय। तो अगर हम देखें, अगर वो जाता है हीफर्स परचेज़ करने के लिए, आपके पास क्या तरीके हैं। या तो कोई आपके पास कोई जानकारी वाला फार्म है तो आप उससे लेते हो, या आप दूसरे स्टेट्स में, मोस्टली जो हमारे इधर के भाई हैं, बिहार साइड के, यूपी के हैं, आपके महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, वो जनरली या तो बेंगलोर साइड से परचेज़ करते हैं, या फिर वो हरियाणा और पंजाब में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रीडर फार्म है, इस तरफ आते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है वो ब्रीडर फार्मों तक जनरली पहुंचते नहीं हैं। और वो जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे कि ज़्यादातर जो चैनल्स हैं, 60-70% से ज़्यादा जो चैनल्स हैं या जो ऑनलाइन है इंडिया मार्ट पे, ट्रेड मार्ट पे, वो सब के सब आपके सप्लायर्स हैं। उनको कोई ब्रीडिंग नहीं है कि भाई वो ब्रीडिंग करते हैं, गाय रखते हैं, फिर बछड़ियाँ तैयार करते हैं। वो तो इधर उधर से परचेज़, वो खुद भी परचेज़ करते हैं और बीच में अपना कमीशन लेके आगे सेल करते हैं। तो अब लॉस क्यों होता है, लॉस का क्या कारण होता है। अगर आप सब हीफर्स परचेज़ करने के लिए निकले हो, सपोज़ करो, और आप जाते हो किसी सप्लायर के पास, तो जो सप्लायर्स का जो आजकल कमीशन है, एक तो वो बहुत ज़्यादा है। एक एक बछड़ी पे वो आपसे बीच में 5-10 हज़ार रुपये तक रखते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं लगता है। आपको लगता है कि आप बहुत ही ब्रीड की बछड़ी खरीद रहे हो, इसीलिए वो महंगी होगी। लेकिन एक एक बछड़ी में 3-3, 4-4 सप्लायर कमीशन वाले एजेंट बीच में जुड़े होते हैं, तो वही चीज़ आपको बहुत महंगी मिल जाती है। दूसरी बात रेट की आती है। जनरली फार्मर धोखा खाता है सस्ता खरीदने के चक्कर में। फ्रेंड्स, सभी को एक ही सजेशन दूंगा, 4 की बजाय आप 2 बछड़ियाँ खरीद लो, लेकिन अच्छी खरीदो, अच्छी ब्रीड की खरीदो, अच्छे फार्म से खरीदो और डायरेक्ट खरीदो, जिससे कि आपको पता हो, प्रॉपर सीमन का रिकॉर्ड हो। मैंने इतने ज़्यादा वो देखे हैं, सप्लायर भी फार्मर भी, जो जनरली झूठ भी बोल देते हैं कि कौन से किस सीमन की है। आप थोड़ी सी नॉलेज अपने आप भी लेके चलो घर से कि ब्रीड की बछड़ियाँ कैसी दिखती हैं, कैसा उनका कैरेक्टर होता है। अगर आप भी थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि क्या क्या कैरेक्टर देखने हैं हमें, फेस पे क्या कैरेक्टर दिखेंगे, बॉडी डेप्थ में क्या कैरेक्टर दिखेंगे, अडर की जो पोजीशनिंग है उसका कैसा कैरेक्टर है, फीट एंड लेग्स का कैसा कैरेक्टर है। आपको भी थोड़ी ब्रीड पहचानने में उससे मदद होगी, थोड़ा सा अगर आप भी सीख के चलोगे। अब होता क्या है कि वो सोचते हैं कि एक बहुत अच्छी ब्रीड की बछड़ी है। जनरली सप्लायर्स आपको कहते हैं कि भाई 30 लीटर 40 लीटर वाली आपको 40,000 में दिला देंगे, 50,000 में दिला देंगे। तो कौन सी गाय या बछड़ी, एक बात मुझे बताओ, 40-50 हज़ार रुपये में 40 लीटर की मिलती है। हमारे पास आते हैं बहुत सारे सप्लायर ऐसे भी, ये बछड़ी दे दो, वो बछड़ी दे दो, 40,000 में दे दो। अरे कैसे दे दें भाई,
एक नॉर्मल बछड़ी है, वो प्रेग्नेंट भी है 6-7 महीने की, आप खुद अपने घर में पाल के देखो आप, अगर लगा लो आपकी वो एक मात्र सिर्फ 2 साल की भी है और अभी आपने उसको प्रेग्नेंट भी करवाया है, 24 महीने होते हैं 2 साल में, 1 महीने में नॉर्मल बछड़ी जो डाइट खाती है, साइलेज भी, फीड भी, तूड़ी भी, लेबर का खर्च भी है, बीमार भी हो जाती है, कई बार सीमन भी कराया है, 4,000 रुपये नॉर्मल एवरेज पड़ जाता है। आप कम से कम भी मानो, और सिर्फ 2 साल की बछड़ी भी मानो तो 24 गुना में 4,000 कितना हो गया आपका, लगभग 96,000 रुपये, 96,000 आपका खर्चा हो जाता है। तो ब्याने तक तो आप ये मानो 1.25 लाख रुपये जब वो 2.5 साल की ब्याती है, 2.25-3 साल की जो एवरेज होती है, किसी की जल्दी भी ब्याह जाती हैं, किसी की थोड़ी लेट भी है, लेकिन नॉर्मल एवरेज 2.5-3 साल की रहती ही है। तो 1.25 लाख रुपये तो आपके फार्म का खर्चा है। आप कैसे दे दोगे किसी को 40,000 में? 80,000 रुपये तो आपकी सीधी पूंजी घट गई, आपको पता भी नहीं लगता है और कि आपकी इतनी पूंजी घट चुकी है। तो ये चीज़ थोड़ा आप भी सोच के देखो कि आपको 40,000 रुपये में, 30,000 रुपये में किस तरह की बछड़ी मिलेगी। या तो किसी ने बहुत ही मजबूरी में बेची होगी, कई बार बहुत मजबूरी भी हो जाती है और हमें अच्छा सामान सस्ते में बेचना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी बछड़ियाँ आपको 30-35 हज़ार में मिल रही हैं और आपके पास, और आपको बोला गया है कि ये 30 लीटर की है, 40 लीटर की है, और आपके पास जाके वो 10-15 किलो देगी, क्योंकि एचएफ कोई भी सीमन की हो, एक नॉर्मल सीमन की भी एचएफ होगी तो वो भी आपको पहले ब्यात में 15 लीटर दे देती है। कोई बड़ी बात नहीं है एक टाइम में एचएफ के लिए 7-8 किलो दूध निकालना, क्योंकि ये जो ब्रीड होती है एचएफ, ये बनी ही इसीलिए है। लेकिन उससे आगे जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है, बहुत ज़्यादा जनरेशन लगती हैं फिर उसकी नस्ल को सुधारने में। तो यही समस्या आती है कि फार्मर जो है कंस्ट्रक्शन में अच्छा पैसा लगा देगा, जहाँ की तो ज़रूरत भी नहीं है आपको इतना पैसा लगाने की। कंस्ट्रक्शन में जो पैसा है वो आप बाद में भी लगा सकते हो, उसकी बजाय आप अच्छी बछड़ी खरीदो, अच्छी हीफर्स खरीदो। जो भी आपके फार्म हो जानकारी, उनसे आप डायरेक्ट लिंक बनाओ, आप मेलों में आओ, पीडीएफए मेला, डीएफए मेला, नेशनल लाइफ स्टॉक चैम्पियनशिप मेला, बहुत सारे मेले होते हैं, आप उनके अंदर आओ, वहाँ पर देखो, ब्रीड कंपटीशन देखो, उन फार्मर से अपनी जान पहचान बनाओ और तब आप उनके साथ कांटेक्ट करो। आपको बछड़ी मिलेगी ज़रूर महंगी, लेकिन अच्छे सीमन की मिलेगी, जो आपका जो पैसा है जो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उसको कवर भी करेगी। लेकिन आप एक झुंड खरीदने की कोशिश करोगे कि 2 लाख में 6 बछड़ी खरीद लेता हूँ, कुछ नहीं है। भीड़ बढ़ाने से कभी भी डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं आता, कि आप कितनी भी भीड़ बढ़ा लो उससे डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं आता। आप जो दूध 6 बछड़ी से ले रहे हो उतना ही दूध आप 2 बछड़ियों से भी ले सकते हो, अगर आपके पास अच्छा ब्रीड है, अच्छी न्यूट्रिशन है और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट है, उनके कंफर्ट का आपने ध्यान रखा है तो। और 6 की बजाय 2 एनिमल रखने में आपका चारा भी कम लगेगा, फीड भी कम लगेगा, लेबर भी, सिरदर्दी भी, हर एक चीज़ आपकी कम होगी। आप इस बात को सोच के देखना कि आपको ज़्यादा कभी भी भीड़ बढ़ाने के बारे में मत सोचो, कम चीज़ रखो लेकिन अच्छी रखो। तो काफ़ी फ्रेंड्स को इस स्टेज पे मैं मानता हूँ कि लॉस हुआ होगा, कि आप सोचते हो कि ये 30 लीटर देगी, 40 लीटर देगी, लेकिन वो हीफर जब ब्याती है तो कुछ तो बच्चा डाल देती हैं जाते ही फार्म पे, क्योंकि गलत टाइम पे ले जाते हैं। ये जून जुलाई के टाइम होते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रेस है, उसमें हज़ार किलोमीटर दूर एनिमल ले जाते हैं, उनका क्या हाल होता है टेम्पो में, कभी उस बारे में आप सोच के देखा है आपने? किस तरीके से वो 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रैवलिंग कर रही हैं, उनको कितना स्ट्रेस रहता होगा, तो उनका एबॉर्शन हो जाता है, क्यों नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आम है, जिससे डेयरी फार्म को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ध्यान से चलो, ठंडे दिमाग से चलो, जल्दबाजी करके आपको कुछ हासिल होगा नहीं इस बिज़नेस में। दूसरी बात, अगर आप हीफर की बजाय गाय परचेज करने की सोचते हो, उसके अंदर क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट एनिमल लेते हो, एज का बहुत बड़ा लफड़ा आ जाता है कि भाई कितनी एज है, क्योंकि जनरली गाय होती हैं 2nd 3rd लैक्टेशन, 8 दांत पूरे हो चुके होते हैं। आप सप्लायर्स के पास जाते हो
यहाँ पर आपको वो बिल्कुल नहला धुला के बिल्कुल उनको ऐसा जवान करके दिखाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे फार्मर फिर जाके देखते हैं कि ये हमारे पास आके गाय एकदम बड़ी बड़ी उम्र की लगने लग गई है, जब उसके पास खड़ी थी बिल्कुल जवान लग रही थी। तो ये चीज़ों में धोखा बहुत होता है। तो गाय लेने में आपको देखना पड़ेगा, उसके अच्छे से दांत भी देखने पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट कमाना है। और उसके बाद अगर आप बिना ब्याई भी लेती हो तो आपको पता नहीं लगता है कि वो कितना दूध देगी, क्योंकि आप ब्रीड नहीं पहचान रहे हो ठीक से। और अगर ब्याई भी ले ली है आपने तो आपको ये नहीं पता लगना वो कितने दिन की ब्याई हुई है। कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा दिन की ब्याई होती है, 100 दिन की ब्याई हुई है, आपको 30 दिन की कह के दे देते हैं, जिससे कि फिर आपके पास जाके वो जल्दी ड्राई हो जाती है। प्रॉफिट दूध का कोई और ले जाता है, उसके बाद खर्चा आपके पास रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो सबसे पहले सभी फार्मर्स से मेरा यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि एनिमल परचेज़ करें, शांति से करें, चाहे वो कम एनिमल परचेज़ करें लेकिन अच्छे ब्रीड की करें, अच्छे फार्म से करें। आपका 50% जो डेयरी फार्म पे लॉस होता है वो यहीं से ख़त्म हो जाएगा अगर आप एनिमल परचेज़ करने में सावधानी बरतें, अच्छे से एनिमल्स को परचेज़ करें, क्योंकि उन्हीं एनिमल्स ने आपको दूध देना है, उन्हीं से आपका जो प्रॉफिट है वो आना है। तो यही कोशिश आपको करनी है। तो आगे फ्रेंड्स इसके बाद जो लॉस होने के कारण होते हैं उसमें आपका न्यूट्रिशन आता है कि एक बार अब आप एनिमल परचेज़ करके ले गए, आपने उसको कहाँ पर रखा है, आपका शेड का डिज़ाइन कैसा है, वहाँ पर चारे और पानी की सुविधा कैसी है, ये आ जाती है दूसरी बात। तीसरी बात, आप उसके चारे का कैसे ध्यान रख रहे हैं, उसका TMR कैसा है, प्रॉपर बैलेंस करते हैं नहीं करते। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, एक बार हम एनिमल को परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम वो जल्दी ही आजकल में ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो हम जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। हम आपको 1-2 दिन में पूरी डिटेल में सभी भाइयों के साथ इसमें बात करेंगे। शेड के बारे में भी बात करेंगे, उनके न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे, सारे के सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे, शुरू से लेकर जो आखिरी तक के पॉइंट्स हैं, डेयरी फार्मिंग में कहाँ कहाँ लॉस होने के चांसेस होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।